Hello and welcome to Chronicle IAS. My name is Alok Singh and we are discussing our test paper 9. आज जो हम यूपीपीसीएस मेंस के मॉक टेस्ट सीरीज डिस्कशन का ये टेस्ट 9 डिस्कशन करने जा रहे हैं. सब्सिक्वेंटली इस टेस्ट पेपर 9 में हम पर्टिकुलरली यूपीपीसीएस के जीएस टेस्ट पेपर 3 के कंटेंट्स को आज डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 वी आर गोइंग टू डिस्कस एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ roads, airports and railway infrastructure and their impact on economic growth. Road, railway और airport का development में we have to evaluate, analyze their developments in particularly India और उनके broader जो है impact on economic growth India पे क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था पे रोड, रेल और हवाई अड्डों की जो डेवलपमेंट हो रही, जो एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है उसका भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका जो है फॉर 8 मार्कर क्वेश्चन फॉर इन 125 वर्ड वी हैव टू राइट. नाउ इंडिया, ऐसे नो कि इंडिया में प्लेकिंग एक इशू जो रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड रहा है. जो हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन कंपेयर टू द ग्लोबल इकोनॉमी क्वाइट एबिसमल इसीलिए रही है कि इंडिया में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू जो है क्वाइट रैम्पेंट एंड क्वाइट प्रेवलेंट रहा है. एक डेफिशिएंसी, इस डेफिशिएंसी की वजह से इंडिया में बिजनेस करना काफी मुश्किल रहता है, जो कि ब्रॉडर हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया को नेगेटिवली हैम्पर करता है. इसी पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट ने पिछले कुछ 10 to 20 ईयर्स में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एनहेंस करने के लिए, ट्रेड फैसिलिटेशन को इंप्रूव करने के लिए एंड ब्रॉडली हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन द लार्जर कंटेक्स्ट एंड पीपल टू पीपल मूवमेंट को एनहेंस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए. इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड विद इंफ्रास्ट्रक्चर्स जस्ट लाइक रोड्स, रेलवेज एंड एयरपोर्ट्स. Thus, in the introduction part, we can write कि जो the development of road, rail and infrastructure had played a crucial role in economic growth by enhancing connectivity, ensuring that transportation cost is low, transportation का cost low है and substantially fostering more ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. राइट, तो कोर पर्पस इनका यही है कि ब्रॉडर इकोनॉमिक डायमेंशंस में जो पिलर्स हैं इनके प्रमाइस पे जो रोड्स, रेलवे और पोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ है सब्सटैंशियली इंडिया की इकोनॉमी को हेल्प कर सके. नाउ अगर बात करें हम यहाँ डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमसे यहाँ पूछ रहा है, तो रोड्स के सेक्टर में ऐसे नो कि रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव में गवर्नमेंट ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड से जो है हाईवेज, एक्सप्रेसवेज का कंस्ट्रक्शन शुरू किया था. सब्सटैंशली इंडिया के अलग अलग पार्ट में जो अब एक्सप्रेसवेज और नेशनल हाईवेज के डेवलपमेंट पे एक ड्यू एम्फेसिस दिया जा रहा है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में. इस रोड के कंस्ट्रक्शन में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन थ्रू ट्रिपल पी इंश्योर किया गया है. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू जो है एक्सप्रेसवे और हाईवेज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिससे जो है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और सारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से जो प्राइवेट सेक्टर अपने साथ लेके आएगा वो सारी ही चीजें हमारे ब्रॉडली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रेटली हेल्पफुल होंगी. इसीलिए इंडिया एट द मीन टाइम यूएसए और चाइना के साथ साथ अमॉन्ग द टॉप 3 कंट्रीज है जो कि लेंथ ऑफ द हाईवेज एंड नेशनल एक्सप्रेसवेज के पर्सपेक्टिव से क्वाइट लार्जर एंड इंपॉर्टेंट. इसी पर्सपेक्टिव में गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स लाइक नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सब्सटैंशियली भारतमाला परियोजना जो है, जो ब्रॉडर रोड कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए हेल्प करती है, रूरल एरियाज को अर्बन सिटीज से कनेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं जैसे इनिशिएटिव गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं. तो सब्सटैंशियली ये जो है रोड के फील्ड में जो है ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए गए हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि इंडिया में जो है ब्रॉडर कनेक्टिविटी हो, जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम पीरियड और जो कॉस्ट एसोसिएटेड है, ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम है, राइट, एक गुड्स का मूवमेंट एक पार्ट ऑफ द कंट्री से दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री में वो सब्सटैंशियली रिड्यूस हो सके. राइट, तो ये जो है रोड के फील्ड में गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव ऑफ रिसेंट लिए हैं. सब्सटैंशियली अगर हम देखेंगे फर्दर जो एयरपोर्ट के इशू पे, तो इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री जो बोला जाता है, इंडिया की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो क्वाइट लार्ज है. अमॉन्ग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एविएशन इंडस्ट्री का जो पोटेंशियल है इंडिया होल्ड करती है, जस्ट बिकॉज कि हमारी पॉपुलेशन साइज बहुत ही ज्यादा है एंड अभी एविएशन इंडस्ट्री फुल्ली फ्लरिश नहीं रहा है. फुल्ली फ्लरिश जो इंडिया में नहीं हुआ क्योंकि इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज एक हमारा तबका जो है उसका पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो है, तो एविएशन फ्लाइट्स को एफोर्ड करना उतना इफेक्टिव नहीं रहा. दस इसी पर्सपेक्टिव से जो एविएशन इंडस्ट्री आने वाले टाइम में इंडिया में क्वाइट रैम्पेंटली बूम करेगी. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने स्कीम्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम जैसे उड़ान,
पूरे देश का आम नागरिक उड़ान जैसी स्कीम जो है रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए उड़ान स्कीम्स रन किए गए। रीजनल एयरपोर्ट्स अलग अलग पार्ट में जो इंडिया के रीजनल एयरपोर्ट्स बनाए गए। हर एक स्टेट्स के जो है मेजॉरिटी ऑफ द जो रीजनल एरियाज है, जो अनटैप्ड एरियाज है, जिनका पोटेंशियल हाई है आने वाले टाइम में, वहां पे एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन किया गया। जस्ट फॉर एग्जांपल हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जो है अभी जो है मेन वाइल अगर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लिया जाए तो अराउंड 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। जेवर एयरपोर्ट जो है आपको नोएडा में बनाया जा रहा है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहाफ है, अमॉन्ग द वर्ल्ड्स बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो जेवर को दिया जा रहा है। तो ऐसे एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन जो किया जा रहा है, राइट, सब्सटैंशियली इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी बूस्ट हो टू प्रमोट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसके लिए भी जो है टाइम एंड अगेन फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो ग्रेजुअली इंप्रूव की गई। तो एयरपोर्ट के सेक्टर में जो है ऐसे रिफॉर्म्स लिए गए। रेलवे जो है इंडिया की लाइफलाइन है, राइट। रेलवे इंडिया की लाइफलाइन है। इसमें मेजर जो है आप देखेंगे पैसेंजर मूवमेंट होता है और हमारा मास ऑफ द जो कार्गो का मूवमेंट भी होता है थ्रू रेलवे ही किया जा रहा है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाइक वंदे भारत ट्रेन को भी रन किया जा रहा है। फार्मिंग के सेक्टर में किसान मित्र रेल जो है डबल डेकर ट्रेन रन की जा रही है विद द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, इनको दिया जा रहा है, राइट। तो रेलवे के फील्ड में ऐसे दिया जा रहा है। लॉजिस्टिक्स को और कार्गो मूवमेंट को इंप्रूव करने के लिए कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स, राइट, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स। और इस रेलवे के फील्ड में भी प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन थ्रू सेमी प्राइवेट ट्रेन, तेजस जैसे ट्रेन जो सेमी प्राइवेट ट्रेन जो है उनका जो है रेलवे के फील्ड में ऑफ रिसेंट गवर्नमेंट ने जो है इंफ्यूशन किया है। बियॉन्ड कवच जैसी फैसिलिटी, ट्रेन पोल्यूशन को रोकने के लिए, सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, स्पीडियर ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट करने के लिए बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के लिए रन कराई जाएंगी, राइट। तो ऐसे रेलवे के फील्ड में जो गवर्नमेंट ने जो ब्रॉडली जो है अभी ऑफ रिसेंट जो है ये सारे मेजर्स लिए हैं। दस इन द फर्स्ट पार्ट है डेवलपमेंट ऑफ रोड, एयरपोर्ट्स एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारे पॉइंट्स हम मेंशन कर सकते हैं। ना इनका ब्रॉडर इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या होगा, ब्रॉडर इकोनॉमिक ग्रोथ पे इन रोड्स, रेलवे और एयरपोर्ट्स का क्या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होगा। सब्सटैंशियली सबसे पहला तो जो है कि ये ट्रांसपोर्टेशन को ईज कर रहे हैं, स्पीडियर फॉर्म ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन है। तो जो टाइम का डिले है वो कम होगा। टाइम का डिले होगा मतलब टाइम बच रहा है और टाइम के साथ साथ फ्यूल की भी सेविंग हो रही है। दैट मीन्स ब्रॉडली इन टर्न जो है ये इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट कर रहा है। एंड टाइम का जब मिनिमम टाइम में आप जो है अपने गुड्स का मूवमेंट कराएंगे, यानी कि ट्रेड फैसिलिटेशन में जो है लार्जली हेल्प कर रहा है। तो इंडिया की रैंकिंग इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सब्सटैंशियली इंप्रूव होगी, ऑल बिकॉज जो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है इन फॉर्म ऑफ मूवमेंट, इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सब्सटैंशियली डिक्रीज होगा। विद कनेक्टिविटीज, विद कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स एज वेल एज पोर्ट्स एज वेल एज एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन की वजह से जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो बूस्ट होगी। दैट मीन्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट या इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट में जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ईजियर वे में होगा। यानी कि हिंटरलैंड, नॉर्थ ईस्ट पार्ट से भी हम बिजनेस अगर करना चाहें, लाइक अरुणाचल प्रदेश से अगर करना चाहो तो इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो रीजनल कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है सब्सटैंशियली, क्योंकि अगर बिजनेस प्रमोट हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपका इंप्रूव हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट विद ग्रेजुअल टाइम जो है प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट इन इंडिया जो है सब्सटैंशियली इंक्रीज होगा, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने में, बनाने में क्वाइट हेल्पफुल होगा। जैसे अभी हमने डिस्कस किया सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में, कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ग्रेजुअली जो प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के थ्रू वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर जो इन्वेस्टमेंट आएगी, और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सिर्फ सप्लाई चेन में वो अराउंड 10 मिलियन जॉब्स की जो जॉब जनरेशन होगा। तो ब्रॉडर डोमेन में अगर देखें तो जो इंडिया की जॉबलेस ग्रोथ की जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं थ्रू दिस इंफ्रास्ट्रक्चरल नॉर्म्स जो है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो जो है इंडिया में लार्जली इंप्रूव होगा। यानी कि हम अपने डेमोग्राफी के कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल को प्रॉपर्ली टैप इन कर पाएंगे, जो कि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को सब्सटैंशियली इंप्रूव करेगा, राइट, सब्सटैंशियली इंप्रूव करेगा। एंड फर्दर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, रीजनल कनेक्टिविटी बूस्ट हो रही है। तो बियॉन्ड ऑल दिस जो हमारी सर्विसेज सेक्टर में प्रोमिनेंट जो टूरिज्म का फील्ड है, क्योंकि कनेक्टिविटी बूस्ट हो रही तो लोग टूरिज्म के लिए काफी जो है मोटिवेट होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल यूपी के अयोध्या में जो है वहाँ एयरपोर्ट बनाया गया है, तो टू एंड फ्रो मूवमेंट फ्रॉम अयोध्या के आसपास वाराणसी है, दैट्स अ प्रयागराज जहाँ कुंभ, तो
टूरिज्म का पोटेंशियल भी सिग्निफिकेंटली थ्रू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ग्रेजुअली बूस्ट होगा। एंड टूरिज्म एज यू नो कि सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन along with significant employment generation along with potential economic benefit अपने साथ कैरी करता है। तो सिग्निफिकेंटली दीज आर द बेनिफिट जो कि ब्रॉडर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंडिया में ये इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड एयरपोर्ट्स लिए जाएंगे तो सिग्निफिकेंटली इंडिया की इकोनॉमी जो है इंप्रूव होगी। तो जो ड्रीम इंडिया अभी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एंड सब्सटैंशली बाय 2048 जो विकसित भारत का जो ड्रीम है, एक डेवलप्ड इकोनॉमी का ड्रीम है, और जो हमारे इंडिया की पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने का, पॉवर्टी को कम मिनिमाइज करने का, खत्म करने का है, वो सारी जो चीजें हैं वो ब्रॉडली ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म से जो है हैंडल की जा सकती है। इन द कंक्लूजन पार्ट हम यहाँ पे सर्टेन रिफॉर्म्स दे सकते हैं कि जो लॉजिस्टिक बॉटलनेक्स उनको खत्म करना चाहिए, जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम है उनको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, और रीजनल ग्रोथ को, रीजनल एरियाज को सिग्निफिकेंटली फर्दर डेवलप करने की जरूरत है। तभी जो है हमारा जो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है प्रोमिनेंट इन द लार्जर इफेक्ट इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्पफुल होगा। दस दीज आर द पॉइंट्स दैट वी कैन मेंशन इन दिस मॉडल आंसर। एंड सिग्निफिकेंटली 125 में विद शॉर्ट प्रेसाइज गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रन कर रही है, एंड सर्टेन डेटा इन्फ्यूजन की ब्रॉडर इकोनॉमी पे, एम्प्लॉयमेंट पे एंड ब्रॉडर रीजनल कनेक्टिविटी पे विद रियल लाइफ एग्जांपल क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, इस क्वेश्चन को सूटेबली जो है हम यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 दैट स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट इंडिया की जो करंट साइंस एंड टेक पॉलिसी है, उसके की फीचर एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये हमें मेंशन करना है। राइट, वे हमें मेंशन करना है फॉर 8 मार्कर क्वेश्चन जिसको हमें 125 वर्ड में लिखना है। तो ऐसे नो कि साइंस एंड टेक पॉलिसी प्रोमिनेंटली जो है इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए स्टैब्लिश की गई है, लेके आई गई है। एंड इंडिया ऐसा नो कि एज एन एंशियंट सिविलाइजेशन जो है साइंस के फील्ड में एक पावरेस रहा है। एंशियंट टाइम्स की बात करें, गुप्ता टाइम पीरियड की ही अगर हम बात करें तो गुप्ता टाइम पीरियड को जो है गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है, बिकॉज ऑल इन दिस पीरियड इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, योगा, जीरो का डेवलपमेंट भी इंडिया को क्रेडिट दिया जाता है। तो ये सारे फील्ड्स का जो डेवलपमेंट जो इंडिया के इकोनॉमिक पावरेस को कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में 21st सेंचुरी में जो इंडिया की जो साइंस एंड टेक का डोमेन है, ऑल्दो नंबर ऑफ साइंटिस्ट जो इंडिया में क्वाइट हायर है, साइंस एंड टेक के फील्ड में क्वाइट प्रोमिनेंट है, लेकिन अभी भी देयर आर लूप होल, देयर आर लैकुनास दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। तो इंडिया को जो है एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाने में हेल्प कर सकते हैं। इसी पर्सपेक्टिव से ये जो है साइंस एंड टेक पॉलिसी लेके आई गई है। दस इसके इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम लिख सकते हैं कि साइंस एंड टेक पॉलिसी ऑफ 2020 जो है एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है जो इंडिया की साइंटिफिक कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस को जो रीस्टैब्लिश करेगा, और इन द लार्जर एक्सटेंट जो इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो गोल है विद सोशल इंक्लूजन और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये साइंस एंड टेक पॉलिसी जो है ब्रॉडली जो है इंश्योर कर सकता है। राइट, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में 20-30 वर्ड्स में हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। सब्सटैंशियली पहला पार्ट जो है हमसे की फीचर के बारे में डिमांड कर रहा है कि साइंस एंड टेक पॉलिसी का जो की फीचर क्या है। तो की फीचर के पर्सपेक्टिव से इसे साइंस एंड टेक पॉलिसी में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आया गया है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द सेंस कि इस पॉलिसी में जो प्रोमिनेंटली नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो एस्टैब्लिश किया जाएगा, अनुसंधान केंद्र जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे। इसका कोर पर्पस जो है रिसर्च रिलेटेड जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है उसको एड्रेस करना, साइंटिस्ट जो इंडिया के इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं उनका इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन, एकेडमिक्स का कोलैबोरेशन अलॉन्ग विद द प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन हो सकता है, कॉपरेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सके। तो ब्रॉडर लेवल पे ये जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन अलॉन्ग विद रिसर्च फंडिंग्स की नीड को इंश्योर करने के लिए एस्टैब्लिश किया गया है। सब्सटैंशियल जो सेकंड पार्ट है हमारी इकोनॉमी जो है इंडियन इकोनॉमी प्रोमिनेंटली मेजॉरिटी ऑफ द टेक्नोलॉजीज इन सेपरेट फील्ड्स लाइक डिफेंस, मेडिसिन के फील्ड में या फिर अलग अलग फील्ड्स हैं उसमें जो है ग्लोबली जो है डिपेंडेंसी शो करते हैं। यानी कि आप डिफेंस के फील्ड में देखें मेजर हमारे जो आर्म्स का इंपोर्ट है हम इकोनॉमीज लाइक यूएसए, रशिया और फ्रांस से इंपोर्ट कराते हैं। तो एक डीपर एम्फेसिस इस साइंस एंड टेक पॉलिसी में रखा गया है इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट का। और इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट कैसे होगा? वो डेवलपमेंट होगा थ्रू बूस्टिंग लोकल रिसर्च, लोकल लेवल पे जो है रिसर्च को बूस्ट करने का एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज पर्सपेक्टिव से रिसर्च एंड
एंड डेवलपमेंट बूस्ट हो, उसी पर्सपेक्टिव से हमारी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी बूस्ट होगी। जस्ट फॉर एग्जांपल नीति आयोग ने इसी पर्सपेक्टिव से जो अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया था, राइट, जिसमें अटल टिंकरिंग लैब्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में एस्टैब्लिश किए गए, ताकि यंग बच्चों में ही ये कैपेबिलिटीज जनरेट हो सके जो कि इनोवेटिव हो और इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज डेवलप हो, राइट। तो इसका ये पर्सपेक्टिव है। सब्सटैंशियली एक और इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है इंक्लूसिविटी और इक्विटी का। हमारे ह्यूमन कैपिटल को विद प्रॉपरली हार्नेस करने के लिए मेन के साथ साथ वुमेन अलोंग विद द मार्जिनलाइज सेक्शन लाइक शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब का भी पार्टिसिपेशन हो, इसके लिए ये साइंस एंड टेक पॉलिसी जो है प्रोमिनेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बूस्ट हो, ये एक पॉलिसी जो है एज एन इंपॉर्टेंट फीचर, एज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है कैरी करती है। जस्ट आगे पॉजिटिव डायमेंशन में आपको मैं डेटा दूं तो स्टेम के फील्ड में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के फील्ड में जो इंडिया में वुमेन ग्रेजुएट्स हैं वो कंपेयर टू द ग्लोबल लेवल क्वाइट हायर लेवल पे हैं, ग्रेजुएट्स क्वाइट हायर लेवल पे हैं। लेकिन एक प्रेसिंग इशू ये है कि ये स्टेम ग्रेजुएट्स ऑल्दो साइंस के फील्ड में ग्रेजुएट हैं, लेकिन दे आर नॉट उस परसेंटेज के बिहाफ पे एडिक्वेटली एम्प्लॉयड नहीं है, ना ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो इनकी इंक्लूसिविटी का होना इस ब्रॉडर जो है साइंस एंड टेक पॉलिसी का जो इम्पोर्टेंट फीचर है। सब्सटैंशली जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में एक सीलोज के फॉर्म में होता है, साइंटिस्ट हैं एक लैब में बैठ के काम कर रहे हैं, एक डिफरेंट डिपार्टमेंट अलग ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, तो इनके बीच में कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश हो। इसीलिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो इकोसिस्टम इन इंडिया है उसको डिजिटाइज करने की बात हो रही है, डिजिटाइज किया जाए ताकि इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है, एक्सचेंज है, वो क्वाइट सूटेबली विथ ईजियर फ्लो हो सके। इसीलिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे भी डीपर एम्फेसिस दिया गया। डिजिटल टूल्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का जो इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट में, रिसर्च में, इनोवेशन में ब्रॉडली हेल्प कर सकता है, राइट। एंड सब्सटैंशली जो ब्रॉडर जो हमारी साइंस एंड टेक पॉलिसी है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके कोहेरेंस में है, राइट। तो ब्रॉडरली जो है ये अलाइनमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो भी है रिलेटेड टू पॉवर्टी, रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो ब्रॉडर फीचर ऑफ साइंस एंड टेक पॉलिसी जो है ये है। नाउ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आएंगे, इनके ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्या है साइंस एंड टेक पॉलिसी का। एज मेंशन कि कोर पर्पस साइंस एंड टेक पॉलिसी का इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करना, इनोवेशन को बूस्ट करना। इनोवेशन की अगर बात करें तो डेटा के बिहाफ पे अगर मैं बोलूँ तो इंडिया का जो ग्लोबल रैंकिंग है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अराउंड 34 है। स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री जो है टॉप करती है, राइट। स्विट्जरलैंड जैसे कंट्री जो टॉप रैंक ऑफ इनोवेशन इंडेक्स पे है। तो इंडिया को सूटेबली जो है अपने इनोवेशन एनवायरनमेंट को बूस्ट करना है, इसलिए जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे डीपर एम्फेसिस रखा गया है कि जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन इंडिया है वो प्रोमिनेंटली हायर लेवल पे हो। जो हम बोल रहे थे कि इन्वेस्टमेंट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो लेस देन 1% ऑफ द जीडीपी ऑफ दिस कंट्री है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंडिंग की रिक्वायरमेंट जो है थ्रू प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के थ्रू इंश्योर की जा सके, जिससे रिसर्च एनहेंस होगा सब्सटैंशली। इनोवेशन जो है इंडिया में विद प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन और फॉर दैट मैटर एकेडमिक और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन के थ्रू जो है सब्सटैंशली ये इंप्रूव हो सकता है, राइट। सब्सटैंशली जो इंडिया की यंग डेमोग्राफी है उसको उसके पोटेंशियल को हार्नेस करते हुए जो भी साइंस एंड टेक के फील्ड में स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट देना चाहिए, राइट। उनको सपोर्ट देना है, उसका ये ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव। जस्ट फॉर एग्जांपल बैंगलोर में अगर हम बात करें, बेंगलुरु में तो आप देखेंगे स्पेस से रिलेटेड जो भी आज तक काम होते थे वो इसरो द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते थे, यानी कि गवर्नमेंट लेड इंस्टीट्यूशन। लेकिन ऑफ रिसेंट जो है स्पेस के फील्ड में देयर आर एन नंबर ऑफ स्टार्टअप्स दैट आर वर्किंग इन बैंगलोर जो कि साइंस एंड टेक के फील्ड को मोटिवेट या साइंस एंड टेक फील्ड को जो है फर्दर एनहेंस करती हैं। तो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना, सब्सटैंशली कमर्शियलाइज करना है। इनोवेटिव कोई काम आप कर रहे हैं तो उसको कमर्शियलाइज करके एक्सपोर्ट कर सके, सेल कर सके, इसीलिए या अलग इनोवेटिव प्रोडक्ट आ सके, इसीलिए इंटरडिसिप्लिनरी वर्क को जो है बूस्ट करने की भी टेंडेंसी इसका ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बायोमेडिकल डिवाइसेस जैसे प्रोस्थेटिक लेग्स का जो डेवलपमेंट हुआ वो बायो और फिजिक्स दो डिफरेंट स्ट्रीम से इनके कोलैबोरेशन के थ्रू हुआ, राइट। तो ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी वर्क जो है जनरली इंडिया में जो है लार्जली हेल्प करेंगे और इसीलिए इसका जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव या इंटरडिसिप्लिनरी वर्क को भी है वो करना। एंड सब्सटैंशली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन हो ताकि मोर एंड मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, ग्रेटर फंड का इन्फ्यूजन इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट आ सकें और जो प्रोडक्ट आए उनकी स्केलेबिलिटी
कर सके तो इंडिया को ऐसा एक्सपोर्ट हाउस ऑफ दिस इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है बनाया जा सकता है। तो दीज आर द ब्रॉडर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ द साइंस एंड टेक पॉलिसी, एंड इन द एंड पार्ट कंक्लूजन में जो हम इसको जो है मेंशन करके अपने आंसर को जो है सूटेबली जो है एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। सेक्शन बी का ये क्वेश्चन है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11, राइट। So the question number 11 specifically talks about explain the process and significance of technology transfer in India's development. इंडिया की डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का क्या रोल है, उसके ब्रॉडर प्रोसेस और सिग्निफिकेंस के बारे में फॉर दिस 12 मार्कर क्वेश्चन जिसको हमें 200 वर्ड में लिखना है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आप you'd have noticed in news quite and often कि कभी भी इंडिया कोई डील करता है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे क्वाइट इन न्यूज रहता है कि कोई भी चीज़ हम अगर खरीद रहे हैं किसी से तो उसके थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे हमने फ्रांस से राफेल बाई किया, राफेल फाइटर जेट्स बाई किया, या फिर फॉर दैट मैटर रशिया के थ्रू जो हम अपने फाइटर प्लेन्स को जो बाई करते हैं, तो वहाँ एक डीपर डिस्कशन होता है टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर का हो, ताकि उसका डीपर एम्फेसिस ये है कि आने वाले टाइम में अभी तो हम इंपोर्ट करा रहे हैं लेकिन जब टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम अपने कंट्री में ही कर सकते हैं। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर refers to sharing of knowledge, skill or technology or innovation फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर। एक डेवलप्ड इकोनॉमी, एक डेवलपिंग इकोनॉमी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जो बारे से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल है, जो भी इनोवेशन उसके बिहाइंड पे है, उसको जो है शेयर करती है दूसरे कंट्री से, दूसरे एंटिटी से, या एक कंपनी दूसरे कंपनी से। इसी को ब्रॉडली जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बोलते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल जो अभी जो क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से ये किया जा रहा है कि अब कार्बन बेस्ड फॉसिल फ्यूल्स की जगह जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोसिस्टम की तरफ मूव करें, तो एक डिस्कशन हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर जो डेवलप्ड इकोनॉमिक्स के पास है वो डेवलपिंग इकोनॉमी उसको जो है दें इन द फॉर्म ऑफ फंड या टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करें। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है ये प्रोमिनेंटली स्किल, नॉलेज और टेक्नोलॉजी को जो ब्रॉडर शेयर करने को फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी को जो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ब्रॉडली बोला जाता है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ये मेंशन कर सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है। फॉर एग्जांपल रेफरेंस में हम दे सकते हैं जैसे ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग, या फिर जो हमारे सुखोई फाइटर्स हैं, राइट, इंडिया में जो कि रशिया और इंडिया के बीच में डिफेंस कोलैबोरेशन हुआ, या फॉर दैट मैटर अभी फ्रांस के साथ जो हमने राफेल की बात की, तो ऑल टुगेदर उसमें जो फ्यूसलेज जो है फाइटर प्लेन में जो फ्यूसलेज यूज किया जाता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग अभी इंडिया में थ्रू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टाटा करेगी। टाटा और डसॉल्ट एविएशन के बीच में कोलैबोरेशन हुआ, राइट। तो प्रोमिनेंटली इसमें जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन इंडिया क्या है, कैसे जो है टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया जा सकता है। सबसे पहला जो है एक्विजिशन है। एक्विजिशन कैसे होगा? एक्विजिशन होगा थ्रू इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के फॉर्म में होगा जिसमें एक कंट्री या एक प्राइवेट एंटिटी दूसरे एंटिटी को जो है लाइसेंस परमिट दे सकती है, लाइसेंस एग्रीमेंट दे सकती है, लाइसेंस एग्रीमेंट दे सकती है, या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर कोई एंटिटी इंडिया में अगर कर रही है, राइट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करी तो अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लेके आएगी तभी तो यहाँ कंपनी स्टैब्लिश करेगी। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, या फिर फॉर दैट मैटर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के पर्सपेक्टिव से भी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया जा सकता है। दस एक्विजिशन एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। सब्सटैंशियली जो सेकंड पार्ट है अडेप्टेशन का। अभी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, इसमें जो इंडिजिनस जो मिसाइल्स जो डेवलप की गई थी उनको सूटेबली जो है रफाल फाइटर प्लेन्स में लगाया गया था, यानी कि हमारे मिसाइल्स को जो है रफाल में इंटीग्रेट किया जा सके, उसके लिए उसको थोड़ी अडेप्टेबिलिटी की गई थी। वो सिचुएशन कैसे हुआ था? थ्रू दिस अडेप्टेशन, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो प्रोमिनेंट जो है जो इंपोर्टेड टेक्नोलॉजीज हैं उनको जो है कस्टमाइज किया जाता है अपनी लोकल कंडीशंस के हिसाब से, राइट। तो जो रफाल फाइटर प्लेन्स हैं उनको जो है अपने इंडिजिनस मिसाइल्स को उनमें लगाने के लिए जो रफाल फाइटर प्लेन्स को जो है हमने कस्टमाइज किया था। तो ये अडेप्टेशन के प्रोसेस के थ्रू भी जो हम अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को इन्फ्यूज करते हैं। सब्सटैंशली जो नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है वो अब्जॉर्प्शन के पर्सपेक्टिव से, राइट। अब्जॉर्प्शन से के पर्सपेक्टिव से कि जो हमारा वर्कफोर्स है उसको इतना स्किल किया जाए और उसकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग हो ताकि वो इस चीज़ के लिए कैपेबल हो कि इस टेक्नोलॉजी को जो है नो हाउ कर सके और प्रॉपरली जो इफेक्टिवली जो है यूटिलाइज कर सके। जस्ट फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जो है आपके जो भी कार आप यूज करते हैं
उस कार को जो है, मान लो होंडा की कार आप चला रहे हो और मारुति की कार खरीदना चाहते हो, तो वो जो कार होती है वो मारुति उसको बाई कर लेती है इरिस्पेक्टिव वो होंडा की कार। क्यों? उसके इंजन को लेके उस पर स्टडी करेंगे, उसके टेक्नोलॉजी को समझेंगे और सूटेबली उसको जो अपने इंजन में इंटीग्रेट करेंगे। तो थ्रू अब्जॉर्प्शन मेथोडोलॉजी जो है टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर जो प्रोमिनेंटली हो सकता है। एंड सब्सटैंशियली डिफ्यूजन, डिफ्यूजन जो है अलग अलग सेक्टर्स आपस में कोलैबोरेट करें, कोऑर्डिनेट करें, राइट। उससे क्या होगा? डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होगा एंड प्रॉपर ट्रेनिंग और एक्सटेंशन सर्विसेज भी ब्रॉडली जो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने में ग्रेजुअल हेल्प करती हैं, राइट, ग्रेजुअल हेल्प करती हैं। तो जब भी ट्रांजिशन होगा टेक्नोलॉजी का, ये ब्रॉडर पैरामीटर्स जो है आपको जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। तो ये दीज आर द ब्रॉडर प्रोसेसेस जिसके थ्रू इंडिया में जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है ना। और सेकंड डायमेंशन की जो बात है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के डेवलपमेंट में। सबसे पहला सिग्निफिकेंट तो यही है कि टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर से जो इंडिया में सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव, जो गोल है वो अचीव हो सकता है। हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी जो एनहेंस हो सकती है। जस्ट फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ही नतीजा है कि हम जो है मिसाइल्स लाइक ब्रह्मोस को इंडिजिनसली अब जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं और जिसको हम ग्लोबली एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू कंट्रीज लाइक फिलीपींस एंड वियतनाम। एंड हमारा जो ग्लोबल एक्सपोर्ट अभी डिफेंस में अराउंड 40,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट एनुअली कर रहे हैं, राइट, इन डिफेंस सेक्टर। तो प्रोमिनेंटली सेल्फ रिलायंस का पर्सपेक्टिव, इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस करना, सिमिलरली जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रोथ लाना। जस्ट फॉर एग्जांपल 1991 के रिफॉर्म के बाद, 1991 के रिफॉर्म के बाद जब मोर एंड मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए तो उसके साथ टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर हुआ। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन फार्मेसी बूस्ट हुई, इसीलिए हम फार्मा ऑफ द वर्ल्ड बोले जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ फॉर फार्मेसी का सेक्टर, आईटी के सेक्टर में रेवोल्यूशन आया। कई सारी इंपॉर्टेंट आईटी कंपनीज जो है इंडिया में स्टैब्लिश हुई, इंटरनेशनल गूगल जैसी कंपनी, राइट। सो अभी देखो, अब टेस्ला जो है हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पे स्टारलिंक के थ्रू अपना जो है इंटरनेट स्टैब्लिश करे, राइट। तो आईटी, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन लेके आया। जस्ट फॉर एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन में आप देखें, ग्रीन रेवोल्यूशन में जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो एक टेक्नोलॉजिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके हाई प्रोडक्टिव क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज किया गया था। तो एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन में हेल्प करती हैं। सब्सटैंशली ड्रोन्स का यूटिलाइजेशन वो भी तो टेक्नोलॉजी के बिहाफ में है। तो फार्मिंग में ड्रोन्स का यूज, हाई यील्डिंग वैरायटी, मैकेनाइजेशन जो है, अलग अलग मशीन जो है फार्मिंग में यूज करने, तो एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन में हेल्प करती हैं। सब्सटैंशली क्योंकि इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को ये बूस्ट कर रही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तो प्रोमिनेंटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एट लार्जर पर्सपेक्टिव ये हेल्प करेंगी। तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को बूस्ट कर रही है। एंड सब्सटैंशली एनवायरनमेंट के सस्टेनेबिलिटी पे भी, जैसे हमने डिस्कस किया कि एक डीपर फोकस जो है ग्लोबली जो है ग्रीन टेक्नोलॉजीज के ट्रांसफर की तरफ है। तो अगर ऐसा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है और डेवलप्ड इकोनॉमीज के पास हाइड्रोजन फूल पे बिहार पे या सोलर एनर्जी को हार्नेस करके हम जो है क्लीनर एनवायरनमेंट स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो अगर डेवलपिंग इकोनॉमी या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज को ये सब दिया जाए तो एक क्लीनर एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट डेवलप होगा। दस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे भी इसका डीपर फोकस है, राइट। डीपर फोकस है जो कि ब्रॉडर जो है सिग्निफिकेंट इंडिया की डेवलपमेंट में लार्जली हेल्प कर सकता है। लेकिन कुछ ब्लॉक्स में चैलेंजेस में है, जैसे डिपेंडेंसी है, आप दूसरे के ऊपर जो है डिपेंडेंट हो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। जैसे हम फ्रांस से ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रफाल की टेक्नोलॉजी, जो फाइटर प्लेन की टेक्नोलॉजी आप हमें दे दे ताकि हम नेक्स्ट जनरेशन जो फाइटर प्लेन्स हैं उनको हम बना सकें, राइट। तो डिपेंडेंसी सब्सटैंश इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक बहुत बड़ा इशू है। जब कोई चीज़ इनोवेटिव प्रोडक्ट कोई बनाता है तो वो इंश्योर करता है उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सके। तो अगर ऐसा बार बार टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा तो आईपीआर का इन्फ्रिंजमेंट होगा, ये एक ब्रॉडर चीज इशू है। और अगर लाइसेंसिंग के थ्रू आप अक्वायर कर रहे हो तो लाइसेंसिंग भी ऐसे ईजियर वे में नहीं बोलता, रदर एक हाई फी उसके लिए चार्ज की जाती है। तो ये कुछ ब्रॉडर चैलेंजेस हैं जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से एसोसिएटेड है। इन द एंड जो है कंक्लूजन पार्ट में हम इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इंडिया में इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बूस्ट करते हैं, जो कि एट द लार्जर एक्सटेंट हमारे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट करेगा, राइट। दस विद इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन, फॉरेन कोलैबोरेशन विद इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, इंडिया थ्रू द यूज ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट इट्स इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एंश्योर इट इज अ सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी इन द कमिंग फ्यूचर। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन के आंसर को सूटेबली यहां पे जो है एड्रेस कर सकते हैं। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम स्पेसिफिकली डील करते हैं। ये भी एक 12 मार्कर क्वेश्चन फॉर 200 वर्ड है। तो क्वेश्चन टॉक्स एक्सप्लेन द चैलेंजेस रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स
एंड डिजिटल राइट्स इन इंडिया इन इंडियन कंटेक्स के पर्सपेक्टिव में हमें प्रोमिनेंटली जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में ब्रॉडली जो है डील करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड वी हैव टू एड्रेस द चैलेंजेस कि चैलेंजेस क्या एसोसिएटेड है। नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एज यू नो कि कोई भी इनोवेटिव काम अगर किया जाता है, कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्ट या चीजें लेके आई गई, राइट, तो इंश्योर जो भी इंडिविजुअल इस चीज इनोवेटिव प्रोडक्ट को लेके आया है वो ये चीज को उसको इंश्योर करना होता है कि वो उसका जो है प्रॉपर यूज कर सके। एंड क्योंकि इंडिजिनस जो है एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आया गया तो उसका सर्टेन बेनिफिट जो है सर्टेन टाइम पीरियड तक बेनिफिट वो इंडिविजुअल ले सके, राइट, इंडिविजुअल जो बेनिफिट ले सके। इसीलिए ऐसे इनोवेटिव मेजर्स को इनोवेशन को जो है इंश्योर करते हुए लॉज लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लेके आए गए। थ्रू लीगल एनफोर्समेंट जो वो इंश्योर किया जा सकता है कि वो जो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आया गया है उसको एज एन इंटेलेक्चुअल फॉर्म में जो है लीगली प्रोटेक्ट किया जाता है। यानी कि कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन जो अगर उसका यूज करना चाहता है तो थ्रू प्रॉपर परमिशन ऑफ दैट इंडिविजुअल या एंटिटी ही जिसके नाम के बिहाफ पे वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट है वो उसका यूज कर सकता है थ्रू लाइसेंस या थ्रू सुटेबल मैकेनिज्म, राइट, ताकि जो कमर्शियल वायबिलिटी है वो इंडिविजुअल के लिए एश्योर हो सके। एंड इन द लार्जर एक्सटेंट जो है इनोवेशन को फर्दर जो है प्रमोट करता है, एनहेंस करता है, बिकॉज देयर आर बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद। लेकिन उसके कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या हैं? आज के मॉडर्न टाइम में देयर आर चैलेंजेस एसोसिएटेड विद दिस कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कोई भी इनएक्टिव प्रोडक्ट्स हैं उनका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, लोग कॉपी पेस्ट करके जो है उसका यूटिलाइजेशन कर रहा है। तो उन्हीं ब्रॉडर कंटेक्स्ट में हमें जो है इस चैलेंजेस को एड्रेस करना है। दस इन द इंट्रोडक्शन पार्ट वी कैन राइट कि इंडिया में जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है सिग्निफिकेंट चैलेंज फेस कर रहा है विद द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न डे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटरनेट के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, या फॉर दैट मैटर जो है रैपिड डिजिटाइजेशन और ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और डिजिटल राइट्स के लिए एक थ्रेड बने हुए हैं। अब थ्रेड क्या क्या है? सबसे पहले तो चैलेंजेस के बारे में हमें एड्रेस करना है कि चैलेंजेस इससे एसोसिएटेड क्या है प्रॉमिनेंटली। सबसे पहला जो चैलेंज एसोसिएटेड है वो है कॉपीराइट का, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट या फॉर दैट मैटर डिजिटल पायरेसी। आप देखते हैं कि कोई मूवी आती है थिएटर्स में, अभी लॉन्च हुई है, और उसका कॉपीराइट जो है उसका जो है देखेंगे एक सेपरेट जो है मूवी जो है वो कहीं पेन ड्राइव में सेल हो रही है, राइट। तो डीपर ये हो क्या रहा है? ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, डेटा की जो है थेफ्ट हो रहा है, डेटा का थेफ्ट हो रहा है, जो कि ब्रॉडली जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को जो है हैम्पर कर रहा है, राइट। इलीगल डाउनलोडिंग होती है, जैसे टॉरेंट जैसे प्लेटफॉर्म से आप मूवी को जो डाउनलोड कर सकते हैं, या किसी ने जो है अपना कोई बुक लॉन्च की है, वो पायरेटेड बुक जो मार्केट में सेल हो रही है। तो प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जो एसोसिएटेड इशू है, एक तो है डिजिटल पायरेसी, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, राइट। सब्सटैंशियली जो भी लॉज अभी तक इंडिया में एस्टैब्लिश किए गए हैं रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो प्रोमिनेंटली इनइफेक्टिव सर्व हो रहे हैं, यानी कि उनका जो इन्फोर्समेंट है क्वाइट वीकर है, राइट, क्वाइट वीकर, और ये जो है इनकंसिस्टेंट भी है, राइट। और इसी की वजह से इश्यूज लाइक सॉफ्टवेयर थ्रेट या पायरेसी या काउंटर फिट जैसे जो गुड्स के काउंटर फिटिंग का जो इशू है क्वाइट रैम्पेंट एंड प्रेवलेंट है। सब्सटेंशियली थर्ड पार्ट जो है, लोगों में अभी भी इंडिया में मास अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अभी किसी भी चीज़ का वो कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट ले आ रहे हैं तो सबसे पहले तो इनके पास अवेयरनेस नहीं कि अपने जो भी गुड्स जो भी प्रोडक्ट वो लेके आए हैं उसको रजिस्टर कर लें आईपीआर के डोमेन में, राइट। और इसकी वजह से जो इनफॉर्मल सेक्टर पर्टिकुलर इन इंडिया का जो रूरल एरियाज है, राइट, रूरल एरियाज हैं, उनको जो है ये पता ही नहीं कि कैसे रजिस्टर कराना है, क्या मैकेनिज्म या ऐसा कुछ ड्यू मेजर्स है, राइट। तो इससे क्या होता है, बिजनेसेस जो है जो भी रूरल लेवल पे जो इनफॉर्मल बिजनेसेस हैं उसको अपना जो है प्रोमिनेंटली स्टैब्लिश नहीं करा पाते। जैसे आप देखेंगे फूड आउटलेट है, फूड आउटलेट जैसे यूपी में देखें आप कालिका का मटन या चिकन, ऐसे जो है ईटरीज हैं, तो प्रोमिनेंट एक शॉप है जो बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन उसका जो है उसके ब्रांड नेम का यूटिलाइजेशन मशरूम होता हुआ दिखेगा आपको उत्तर प्रदेश में, राइट। चंपारण का मीट, ऐसा कुछ करके जो है, क्योंकि उन लोगों ने अपना जो है ऐसा कॉपीराइट या ऐसे लॉ के थ्रू अपने ब्रांड नेम को जो है वो नहीं किया, या जो भी डिशेस बना रहे हैं उनको जो है उनका लीगल प्रोटेक्शन नहीं किया, तो वो मशरूमिंग हो रही है, उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि उसको जो है कमर्शियली इस चीज को हम ऐसे ब्रांड नेम को एक्सप्लॉइट मतलब अपने बेटर एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं। सब्सटैंशियली जो और फर्दर चैलेंजेस एसोसिएटेड जो भी लीगल मेजर्स रिगार्डिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं वो क्वाइट हैसल्ड है, बहुत ही टफ टास्क है अपने प्रोडक्ट को जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू रजिस्टर कराना, राइट। तो स्लो एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है,
और जो भी लीगल डिस्प्यूट्स अगर अराइज हो रही हैं तो वो भी उनको भी सॉल्व करने में, कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स में जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एक पूरा हरासमेंट बेस्ड ये मेजर है जो कि एक ब्रॉडर चैलेंज बना हुआ है, ब्रॉडर चैलेंज बना हुआ है। वैसे ही डिजिटल राइट मैनेजमेंट का भी एक पर्सपेक्टिव जो है, डिजिटल राइट मैनेजमेंट का जो पर्सपेक्टिव है वो भी क्वाइट एक रैम्पेंट है। ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल है, उसका कोई थर्ड पार्टी यूज़ कर रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी डाइसी सिचुएशन बनी हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो मेजॉरिटी ऑफ द डाटा अपने मशीन को ट्रेन करने के लिए यूज करता है, वो इंटरनेट से ही बोरो करता है एंड विदाउट एनी ड्यू परमिशन फ्रॉम एनी सोर्सेज। जस्ट फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर्स में जो भी चीज़ें प्रिंट होती हैं उन डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या किसी कंपनी का डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करके अपने एआई मशीन को ट्रेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, राइट। ये एक बहुत बड़ा इशू है। सब्सटैंशली डेटा प्रोटेक्शन जो है, डेटा प्रोटेक्शन इंडिया में जो है अब तक जो है जो भी लॉ गवर्निंग थे वो इतने सूटेबल नहीं थे, जैसे आईटी एक्ट के थ्रू होता आया है, या फिर अभी जो है एक रिफॉर्मेटिव मेजर्स इन द पर्सपेक्टिव ऑफ डिजिटल पर्सनल एंड डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 एक स्टेप फॉरवर्ड है। लेकिन इससे पहले जो पर्सनल डेटा का जो ऑनलाइन मिसयूज किया जाता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का भी फोटो या इमेजेस लेके प्रोमिनेंटली जो है कमर्शियल पर्सपेक्टिव से जनरली जो कंपनीज यूज करती थी या ऑनलाइन मार्केटिंग या पोचिंग के लिए यूज किया जाता था, तो ये सारा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो है कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एट अ ब्रॉडर स्केल इंडिया में जो हैम्पर करता है, राइट। सो दीज आर द चैलेंजेस दैट आर एसोसिएटेड एट द ब्रॉडर लेवल रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एज वेल एज डिजिटल राइट्स इन इंडिया, राइट। इसी पर्सपेक्टिव में जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं कि लॉज लाइक डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है, इसको जो है एंड ड्यू सोल एंड स्पिरिट जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अभी भी इसको जो है ऐसा पॉलिसी इनपुट लेना चाहिए कि जो भी रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए उसको सूटेबली एड्रेस किया जाए, लोगों में अवेयरनेस जनरेट हो, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि अपने प्रोडक्ट्स को जो है आईपीआर के थ्रू, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के थ्रू जो है रजिस्टर कर सके, ताकि उनको जो है कमर्शियली वाइबल और एट ए ग्रेटर स्केल ले जा सकते हैं। एंड सब्सटैंशली जो मॉडर्न डे चैलेंजेस रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका एक ग्लोबल नॉर्म या ग्लोबल लॉज एंड रेगुलेशंस बनाना चाहिए कि जो एआई बेस्ड इंजन्स हैं जो कि डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं विदाउट एनी ड्यू परमिशन, एक प्रॉपर फिल्टरिंग हो, एक गेटवे मैकेनिज्म बनाया जाए जिसके थ्रू जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोमिनेंटली जो प्रोटेक्ट हो सके एंड ब्रॉडली जो है इनोवेशन एट अ लार्जर एक्सटेंट जो है इंडिया में और फॉर दैट मैटर ग्लोबली जो है इंश्योर हो सके, अगर ऐसे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व होंगे, राइट। तो दिस इन द कंक्लूजन पार्ट ये चीजें हम मेंशन करके क्वेश्चन के मॉडल आंसर को सूटेबली जो है एड्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल डिस्कशन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. So the question number 15 specifically talks about India's effort to combat cyber security threats, money laundering and human trafficking. साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पर्सपेक्टिव से इंडिया ने ऑफ रिसेंट जो है क्या एफर्ट्स डाले हैं उनके बारे में हमें मेंशन करना। तो प्रोमिनेंटली इस क्वेश्चन में हमें इन 3 डायमेंशन पे ये देखना है कि क्या क्या लीगल मेजर्स इंडिया ने लिए हैं, क्या क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लिए हैं, या ह्यूमन कैपिटल को ट्रेन करने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, एंड ब्रॉडर कुछ और अगर नए इनिशिएटिव 3 कम्युनिटी पार्टिसिपेशन टैकलिंग दिस 3 डायमेंशन अगर इंडिया ने कुछ लिए हैं, तो इस 3-4 पिलर पे हमें हर एक क्वेश्चन को, इस सेगमेंट को एड्रेस करना है। ये 12 मार्कर क्वेश्चन है जिसको हमें 200 वर्ड में लिखना है। नाउ इंडिया, ऐसे नो कि इंडिया में जो है डिजिटल पेनिट्रेशन विद टाइम जो बढ़ता जा रहा है। इंडिया अमॉन्ग द लार्जेस्ट इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस और मोबाइल पेनिट्रेशन जो है विद टाइम बढ़ता जा रहा है। सब्सिक्वेंटली इश्यूज लाइक करप्शन भी इंडिया में क्वाइट प्रेवलेंट है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो है इंडिया की रैंकिंग क्वाइट एबिसमली लो है, राइट। And substantially with rising population और given the internal security challenges, human trafficking का जो issue है for slavery, for illegal arm trade या फिर kidnapping, murder, ऐसे जो issues related to broader perspective में human trafficking से इंडिया में quite rampant and prevalent है as per the data given by the National Crime Records Bureau। तो इसी पर्सपेक्टिव में वी हैव टू एड्रेस इंडिया ने क्या क्या ब्रॉडर एफर्ट डाले हैं।
तो इंट्रोडक्शन पार्ट में वी कैन मेंशन कि इंडिया में सिग्निफिकेंट केसेस बढ़ते जा रहे हैं रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, ऑल बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट्स, टेक रिलेटेड डेवलपमेंट्स लाइक इंटरनेट पेनिट्रेशन, मोबाइल पेनिट्रेशन या क्रॉस मोबिलिटी, राइट। तो 10 इस पर्सपेक्टिव से इंडिया ने जो है फर्स्ट अगर डायमेंशन हम साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो लीगल मेजर्स, जो लॉ गवर्निंग लॉस हैं इंडिया में, वो पर्टिकुलरली जो इंडिया ने फ्रेम किए हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, आईटी एक्ट है, और फिर रिसेंट 2023 में जो है डिजिटल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 2023 लेके आया गया है। तो आईटी एक्ट 2000 अलॉन्ग विद डिजिटल राइट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ब्रॉडली जो है साइबर सिक्योरिटी के इशू से, डाटा प्रोटेक्शन के इशू से ब्रॉडली डील करता है सर, राइट। एंड सब्सटैंशियली एक लीगल फ्रेमवर्क है जो कि ब्रॉडली जो है साइबर क्राइम को इन द लार्जर पर्सपेक्टिव जो है हैंडल करता है। वहीं अगर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की जाए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की इन पर्सपेक्टिव ऑफ साइबर सिक्योरिटी बात की जाए तो इंस्टीट्यूशंस लाइक सर्टेन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इन जो है इंडियाज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है स्टैब्लिश की गई है, जो ब्रॉडली साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इंसिडेंसेस हैं उनको हैंडल करती है एंड सब्सटैंशली ब्रॉडर लेवल पे इंडिया के 28 स्टेट्स और ब्रॉडली ऐसे पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को विद पर्सपेक्टिव ऑफ साइबर सिक्योरिटी हैंडल करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको डिजिटाइज किया है। एंड सब्सटैंशली इनिशिएटिव्स लाइक साइबर थाना या साइबर डिस्ट्रिक्ट्स या साइबर तहसील जैसी इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ने शुरू की हैं। सब्सटैंशली ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन के लिए साइबर लैब्स इस्टेब्लिश किए हैं। जो वर्कफोर्स इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको प्रॉपरली जो है मॉडर्न डे लॉज और टेक्नोलॉजी से इक्विप करने के लिए प्रॉपरली ट्रेन किया गया है। एंड सब्सटैंशली प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में लार्जली जो है यूज किया गया है, राइट। एंड सब्सटैंशली कुछ और नए इनिशिएटिव जैसे गवर्नमेंट ले लिए हैं, साइबर सुरक्षित भारत, साइबर पखवाड़ा जैसे इनिशिएटिव आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, या साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेन women and children are largely prone to cyber security issue। तो उनके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए ऐसे नए इनिशिएटिव्स जो है गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो दीज आर द लीगल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज ब्रॉडर फ्रेमवर्क जिसमें साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। वहीं अगर बात करें फर्दर जो मनी लॉन्ड्रिंग के इशू से, तो मनी लॉन्ड्रिंग ऐसी उन्होंने एक टर्म है जहाँ पे करप्शन से जो भी ब्लैक मनी ऑब्टेन किया गया है उसको जो वाइट करने की जो फिनोमेना है, जो भी प्रोसेस है, उसको ब्रॉडली मनी लॉन्ड्रिंग के पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। तो इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग का जो डोमेन है उसके लिए जो गवर्निंग लॉ है वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, राइट। ये जो है एक लीगल मेजर लॉ लिया गया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको जो है सब्सिक्वेंट एजेंसीज लाइक इन्फोर्समेंट डायरेक्ट ईडी जो है प्रॉपरली ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग से एसोसिएटेड जो भी इश्यूज हैं उनके इन्फोर्समेंट में हेल्प करती हैं एंड ब्रॉडर इंटेलिजेंस शेयरिंग रिगार्डिंग ऐसा कुछ भी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड अगर फ्रॉड हो रहा है तो एजेंसीज लाइक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इन इंडिया जो सिग्निफिकेंटली इस चीज़ के लिए काम करती हैं, राइट। जो कि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स हैं उनको जो है शेयर करती हैं एंड सब्सटैंशली इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन को एनहेंस करने के लिए हवाला जैसा जो इशू जो मनी लॉन्ड्रिंग से एसोसिएटेड उसको एनफोर्स करने के लिए इंडिया जो है एट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, राइट। तो इंटरनेशनल कॉम्प्लेंस को भी एनहेंस करने के लिए सब्सटैंशली टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, टेक्नोलॉजी लाइक एडवांस डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जनरली कोई भी डिस्क्रिपेंसी इन द मैटर्स ऑफ टैक्सेशन और फॉर दैट मैटर मनी लॉन्ड्रिंग का जो भी ब्रॉडर इशू है जो कि नेशनल एज वेल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में होता है, वो थ्रू दिस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है ब्रॉडली मनी लॉन्ड्रिंग के पर्सपेक्टिव को एड्रेस कर सकते हैं, राइट। तो दीज आर द 3-4 पॉइंट्स वी कैन मेंशन। सब्सटैंशियली जो थर्ड डायमेंशन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए जो लॉ गवर्निंग है, जो अभी रिसेंट में जो लॉ रिफॉर्म किया गया है उसमें जो भारतीय न्याय संहिता उसमें सब्सटैंशली लीगल लॉ जैसे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट और पेनलाइज करता है। सब्सटैंशली इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की जाए तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स
एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स अलॉन्ग विथ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल सेंट्रल लेवल पर प्ले करता है, जो कि ब्रॉडर जो है ऐसे इश्यूज को ट्रैक करता है एंड सब्सटैंशली ह्यूमन ट्रैफिक से एसोसिएटेड जो इश्यूज हैं, ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए अभी जो है गवर्नमेंट का जो फोकस है स्कीम्स लाइक उज्ज्वला जो है ऐसे इंडिविजुअल्स को रेस्क्यू करने में रिहैबिलिटेट करने से पर्सपेक्टिव से स्कीम्स लाइक उज्ज्वला चलाई गई हैं। सब्सटैंशली मासेस में अवेयरनेस कैंपेन जनरेट करने के लिए जो है एनजीओज के साथ कोलैबोरेशन अलॉन्ग विद इंटरनेशनल बॉडीज का जो सपोर्ट है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इशू को ब्रॉडली जो है विद द हेल्प ऑफ इंटरपोल या ब्रॉडर जो भी इंटरनेशनल एजेंसीज यूएन की हैं, यूनाइटेड नेशंस की, उनको प्रोमिनेंटली यूज करके जो है ये साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलॉन्ग विद मनी लॉन्ड्रिंग का इशू जो है सब्सटैंशली है जो है इंडिया जो है इनको ऑफ रिसेंट जो ऐसे मेजर्स लिए हैं। तो दीज आर द पॉइंट जो कि तीन डायमेंशंस में लीगल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज कैपेसिटी बिल्डिंग के डायमेंशन से हम सब्सिक्वेंटली इस 200 वर्ड के आंसर को ये सारे फैक्ट इनपुट दे के सूटेबली जो है अपने आंसर को एड्रेस कर सकते हैं।